अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम, मैं दोबारा आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। मैंने बताया था कि मैं ये रिकॉर्ड करता रहता हूँ, तो आज मेरा ख्याल था कि मैं अब कभी कभी कोई मेडिसिन के बारे में भी बात किया करूँगा और अपने साथ जो वाक़यात पेश आए हैं उनसे भी, उनके बारे में भी आपको बताया करूँगा। आज में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरी नज़र में है कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे सरों पे सवार हो गया हुआ है। जो पेशेंट आता है, या तो वो कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल करवा के आता है, या उसको किसने बताया होता है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पता नहीं हमारे अबाईदाद, मेरे अब्बा अम्मा, दादा दादी, नाना नानी, और ये कभी उन्होंने चेक नहीं कराया था और हमसे बेहतर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। बहरहाल, ये क्योंकि इतना ओवरवेलमिंग डाटा हमारे पास है, रिसर्च है सारी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मैंने कहा चले मैं आपको आज इसके बारे में बताता हूँ। एक तो यह है कि आपने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कोलेस्ट्रॉल चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बेचैन है आप, तो ठीक है कभी साल 2 साल में एक आध बार करवा लें। मेरा तो राय ये है, लेकिन कई लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे। ये जो कोलेस्ट्रॉल है अल्लाह की नेमत है। ये मतलब हम लोग कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम समझते हैं ये पता नहीं क्या मुसीबत है। डर खौफ, इतना भूत प्रीत का इतना डर नहीं जितना लोग कोलेस्ट्रॉल से डरने लगे। हालांकि अल्लाह की नेमत है, इसके बगैर हमारा सारा सिस्टम, हार्मोन्स चल नहीं सकते। ये फीमेल हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे कोलेस्ट्रॉल डिपेंडेंट है। और दूसरा, इसके अलावा हमारा बॉडी का नॉर्मल फंक्शन बहुत सारी चीज़ों में इस पे डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि हमारा विटामिन D3 की बड़ी अवेयरनेस है कि डी कम हो गया, तो पता है वो कौन बनाता है? वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट सन रेज, अगर आपके पास कोलेस्ट्रॉल जिस्म में है, जो होता ही है नेचुरली, और आप धूप में कुछ टाइम गुजारते हैं, बहुत चिलचिलाती धूप की ज़रूरत नहीं है, ठंडी धूप है, उससे आपका विटामिन D3 बन जाता है। ये बहुत, हमारी सारी सेल वॉल है, स्किन है सारी, दिमाग सारा कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करता है। फिर आपका ये होता है कि ये आपका जो नर्व्स है ना, नर्व्स के ऊपर कोटिंग होती है, माइलिन उसको कहते हैं। जैसे तारों के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, अगर आप प्लास्टिक को रिमूव कर दें तो तारों का क्या हाल होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो जल जाएंगी सारी। तो हमारी बॉडी में भी ऐसे ही है, डीमाइलिनेशन हो जाए, अगर उसके पास माइलिन उतार दी जाए तो 100 तरह के मसले आते हैं। बहरहाल, ये तो उसके मैंने बताया ना फायदे हैं उसके, और ये भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही आपका सेल की इंटेग्रिटी, आपकी माइलिन की इंटेग्रिटी और आपके हार्मोन सारे इस पर डिपेंड करते हैं। ये ना हो तो हमारा कोई औलाद ही ना हो। हमारे जो टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये प्रोजेस्टेरोन, ये ना हो तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। सो इसको इतना हवा मत समझे। ठीक है, आजकल का ज़माना, अभी तक मेरा ज़ाती तौर पे राय है कि आइंदा अगले 10-15 सालों में इसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। हालांकि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और सारे लोग इसके पीछे पड़े होंगे, मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, इजीली वो उसको जाने नहीं देंगे जब तक कि बिल्कुल ही कोई ओवरवेलमिंग एविडेंस ना आ जाए कि नहीं ये ठीक नहीं है। बहरहाल, अब तक आपका, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो फटाफट दवाइयों की तरफ मत दौड़ें। तो मैं उसको अगर स्टेप्स वाइज लूँ, आपका सपोज कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, स्टेप नंबर क्या है? डाइट। नंबर 1 दवाइयाँ नहीं, नंबर 1 डाइट है। आप पूरा एहतियात करें, चिकनाई हर सूरत में कम कर दें। ये बारबेक्यू वाला ले लें, बजाय को रोस्टेड ब्रोस्टेड लेने के चिकनाई की मिकदार कम कर दें। और अगर आपका कोई, बजाय आप ये जो आप मक्खन शक्कर मलाइयाँ वलाइयाँ, ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत एक्सरसाइज करने वाले लोगों के लिए तो ये एक तरह का, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, सोना है। लेकिन हम लोग जो बैठे रहते हैं उनके लिए कैनोला ऑयल हो गया, ये सरसों का तेल हो गया, इस तरह की चीज़ें कोलेस्ट्रॉल कम बनाती हैं। तो नंबर 2 हो जाएगी एक्सरसाइज। अगेन, दवाइयाँ नहीं है, नंबर 2 एक्सरसाइज है। ये इसका बेनिफिट दवाइयों से कहीं ज़्यादा है। रेयरली मीटिंग में हमारे ये लोग इस पर एम्फोसाइज करते हैं, सिर्फ पासिंग रेफरेंस देते हैं कि जी आप लाइफस्टाइल चेंज करें। तो डाइट, फिर एक्सरसाइज, फिर वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है, शुगर वगैरह, इवन दिल की तकलीफ़ों के लिए। ये तीसरे नंबर पे मेरा ख्याल है इसका आता है। तो चौथे नंबर पे
जो सिगरेट पीना है, ये सिगरेट पीना भी मैं इसको दवाइयों से ज़्यादा बुरा समझता हूँ दिल की तकलीफ़ों के लिए। तो ये 4 नंबर है। 5वें नंबर पे दवाइयाँ आ जाती हैं। जब आपने ये चारों चीज़ें करें, उसके बाद भी आपका कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर दवाइयाँ हैं। सबसे पहले पुराने ज़माने में तो काफ़ी देर से अब चल रहा है, स्टैटिन्स होते हैं। स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ आपने देखा होगा कि आपका कोई लिपिटोर होगी या लिपिगेट होगी, लिपिरेक्स होगी, और भी तरह तरह के नाम है। तो ये जो है ना दवाइयाँ डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। ये इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, जिस्म के अंदर एलडीएल रिसेप्टर होते हैं, वो एक तरह का मैग्नेट का काम करते हैं। वो जो है ना आपके जो खून में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको जैसे मैग्नेट पिक कर लेता है, वो पिक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके अपने मसाइल हैं, लिवर के मसाइल हैं, उसके साथ उसके मसल्स के मसाइल होते हैं। दर्दें पैदा हो जाती हैं जिस्म में, घुटनों में दर्दें, जिस्म में दर्दें, तो इसलिए लोग उससे अवॉइड करते हैं। लेकिन अभी तक लोग जो कार्डियोलॉजिस्ट इंसिस्ट करते हैं कि आपको मैक्सिमम टॉलरेबल डोजेज में लेना है। तो ये इसके बाद फिर और दवाइयाँ आ जाती हैं, जैसे स्टैटिन के बाद फिर ये फाइब्रेट आ गए थे। जैसे ये जो जैसे हम इसबगोल का छिलका है, वो उसकी तरह इसका एक्शन नहीं है, ये अपना इनका मोड ऑफ एक्शन है। इन्होंने अगेन आपका VLDL जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उनको कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं। आपने सुना होगा जेम्पिड है, जिम फाइब्राजोल है, फिनोगेट है, फेनफाइब्रेट्स होते हैं ना सारे, ये सारे के सारे अगेन आपका ट्राइग्लिसराइड LDL कम करते हैं। उसके बाद आपके इसके बाद तीसरा ग्रुप आ जाता है एजिटामाइब है। एजिटामाइब एक एब्जॉर्बर है वो तरह का कि वो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, और अगेन उसके अंदर भी ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत वो आपके LDL को उसमें से एब्जॉर्ब नहीं होने देता और रिड्यूस करता है। इसके साथ एक फाइटोल होता है जो अगेन वो भी एब्जॉर्ब नहीं होता और वो सिस्टम में और गट्स में रहता है, और वो मज़ीद आपके जो LDL कोलेस्ट्रॉल को जज़ब नहीं होने देता। ये तीसरी ड्रग है। चौथी अभी रिसेंटली लॉन्च हो रही है, बेम्पिडोइक एसिड है। ये नबी कासम वालों ने बेमलिटॉल के नाम से अभी लॉन्च की है। तो वो उसके अंदर भी हम थे, उसके अंदर भी उसका भी एक्शन थोड़ा सा जैसे स्टैटिन का एक्शन है उससे 2 स्टेप पहले ही वो जो LDL जो रिसेप्टर्स हैं उनको ज़्यादा करते हैं। तो आपने अगर एब्जॉर्ब करना है, आपके कोई लोहे की चीज़ें पड़ी हैं, तो अगर आप एक मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ को करेगा, अगर आप ज़्यादा मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा जो आपकी लोहे की चीज़ों को खींचेंगे। इसी तरह ये दवाइयाँ LDL रिसेप्टर्स को ज़्यादा करती हैं। LDL रिसेप्टर्स उसको फौरन एक्शन लेते हैं और वो LDL को जो कंट्रोल कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो लिहाजा ये 3-4 दवाइयाँ हैं, फिर नायासिन वगैरह है, वो बाइल एसिड सुकेस्टेंट्स हैं, और भी ऐसा ऐसा करके दवाइयाँ जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मेरा आपको कहने का मतलब ये सारी दवाइयाँ दे आर देयर टू हेल्प यू, लेकिन फटाफट शुरू में ही शुरू नहीं करनी। पहले डाइट, फिर एक्सरसाइज, फिर वेट रिडक्शन, फिर सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, उसके बाद ड्रग्स में पहले स्टैटिन आते हैं, फिर मैंने बताया कि ये फेनफाइब्रेट्स हैं, फाइब्रेट्स को जनरली कहते हैं, फिर आपका एजिटामाइब है, अब बेम्पिडोइक एसिड है, इनकी कम्बिनेशन है, बहुत सारी कम्बिनेशन है, हर ड्रग के अपने प्रॉब्लम है। कोई ड्रग भी ऐसी नहीं है कि जी बिल्कुल ये बेम्पिडोइक एसिड का कहते थे इससे, क्योंकि इसके रिसेप्टर जो है ना मसल्स पे नहीं होते, ज़्यादा दर्दें वर्दें नहीं होती। तो अपना ख्याल रखिएगा, ये चीज़ें आप याद रखें, लेकिन इसी एल्गोरिदम को कि जी कौन सी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ड्रग्स में से कौन सा है, वो डॉक्टर की मर्जी है। आप उस पर ना करें, जो वो कहते हैं, जो टेस्ट वो कहते हैं कि जी आप इसको मॉनिटर करने के लिए मोस्टली पट्ठों वट्ठों के प्रॉब्लम आते हैं, जिगर के प्रॉब्लम आते हैं, कुछ दवाइयों के साथ आपकी मेमोरीज के इशू हैं, अल्जाइमर्स रिपोर्टेड हैं, कम हैं लेकिन होते हैं। तो आप उनको मॉनिटर करते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने कहा चलें आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल का के बारे में बताता हूँ, जो कि ऐसी कोई शैतान नहीं है, वो एक अल्लाह की नेमत हैं। ये सारी चीज़ें हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं। एनीवे,
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।